नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में अविनाश सर हैं। अविनाश सर यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। अविनाश सर काफ़ी सीनियर हैं इस फील्ड में और थोड़ा सा सर से एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं उनके में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट यूपीएससी के फील्ड में आना चाहता है तो किस तरह से उसको अपनी तैयारी करनी है, सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं सर का बेसिक परिचय जानना चाहूँगा। अविनाश सर। नमस्ते। मैं अविनाश। मैं एक छोटे से ज़िले जिसे उत्तर प्रदेश का बहुत खूबसूरत ज़िला कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ और कई राज्यों से घिरा हुआ और जनजातीय क्षेत्र जहाँ पे आपको कल्चर देखने को मिल जाएंगे बहुत पहले के। आज जो मॉडर्न युग या जो चल रहा है, आधुनिक भारत या आधुनिक समय जो चल रहा है, उससे पीछे अगर आपको जनजातीय क्षेत्र और उनके रहन सहन कल्चर को अगर आपको देखना है तो उस क्षेत्र से मैं आता हूँ। कभी आइए और देखिए कि हाँ, वहाँ पे कैसे लोग रहन सहन खान पीन है। और मैं उस छोटे से गांव से उठ के आज यहाँ आया हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उस क्षेत्र की मेरे साथ सहानुभूति और एक आशा तरह से जो देखते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँगा, शायद उनकी ये प्यार, विश्वास और उन्हीं की एक उम्मीद के शायद मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। मेरे मनोबल पे ये बहुत गहरा प्रभाव डाला है। सर, आपका जो एजुकेशन का माध्यम है, क्या वो हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम है? नहीं, मेरा एजुकेशन का पूरा माध्यम हिंदी ही है। मैं शुरू से बचपन से पढ़ता चला आया हूँ। इंग्लिश तो अब जाके बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ ना साहब, 2010 के बाद जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए। पहले तो हर जगह हिंदी थे। हमारे समय में तो इंग्लिश मीडियम की गांव देहात में ऐसे एजुकेशन का सिस्टम भी नहीं था। फिर जब बच्चा हाई स्कूल तक उधर से पढ़ के आ जाता है, और मेरे इलाहाबाद में जो पढ़ाई चली है, तो इलाहाबाद का एक कल्चर ऐसा है ना साहब कि आप ये कह लीजिए कि बहुत ही मिली जुली जो संस्कृति है, वहाँ पे धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और धार्मिक चीज़ें हमारे भाषा में ही हो सकती हैं, वो इंग्लिश के माध्यम से नहीं। तो मेरी पढ़ाई हर एक चीज़ हिंदी माध्यम से एकदम अच्छे से। सर, यूपीएससी की तैयारी एक अपने आप में बहुत टॉप लेवल की तैयारी हो जाती है। सिविल सर्विस के प्रति आपको आकर्षक करने के लिए ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने पर मजबूर करती हैं या फिर आकर्षक करती हैं? देखिए, सिविल सर्विस आपने जो बोला है, सिविल सर्विस में नाम ही है उसका। पहले तो सिविल का मतलब लोग, आम जनता, और सर्विस का मतलब ये है कि सेवा। तो उसका मतलब ये है कि जिसको सेवा करना है वो ये सर्विस में आए। अब मैं जहाँ से निकल के आया हूँ बचपन से, जो मैंने आसपास अपनी चीज़ों को देखा है, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लोगों के द्वारा या उनकी आशाएं हूँ। मैं अपने गांव से जब चला तो शायद मुझे आइडिया है कि मैं एक पहला बच्चा हूँ जब मैं इलाहाबाद की पढ़ाई किया और उसके बाद दिल्ली में भेजा गया हूँ। बहुत गरीब क्षेत्र है। मैं ये तो नहीं कहता मेरा परिवार बहुत अमीर है, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। और आसपास के लोग मुझे बड़ा आशा से देखते हैं कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा आदमी या बहुत मतलब काबिल बन के आएगा और हमें कहीं ना कहीं ऊपर करेगा। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जाने से एक तो मेरे पास पावर जो आएगी काम करने की, एक वरीयता रहेगी, और कहीं ना कहीं मतलब जो ये कह सकते हैं ना कि जो हिम्मत, और इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको बहुत अपार संसाधन, सहयोग, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो ऑफिसर का हो, चाहे संगठन का हो, चाहे आम पब्लिक का हो, लोगों को भरोसा है। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ लोगों के लिए, जो मेरे अंदर खुद से एक आवाज़ आती है। सर, अभी आपने हमें बताया कि आप हिंदी माध्यम से हैं, तो अभी जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट आया है वो इतना सही नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो खुश तो नहीं हूँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है। हिंदी माध्यम वाला सर कोई भी खुश नहीं है। अगर अपना जैसे कहते हैं ना कि हर गांव में मतलब जैसे हम लोग के गांव में एक मेला लगता है जैसे दशहरे का, तो उसी तरह क्या होता है कि अगर हर गांव में मेला लगा और हमारे गांव मेला ना लगे तो एक तो हम दुखी होते हैं और दूसरे गांव में जाने से भी कतराते हैं। कभी बाय द वे चले गए, चलो यार दोस्त हैं तो चले गए, लेकिन कतराते ज़रूर हैं, ये हकीकत है। और अगर अपने गांव में मेला है तो हम बड़े शान से कहते हैं कि यार हमारे गांव का मेला है, दशहरे का मेला है, जैसे आने वाला भी है अभी, तो हम जाते हैं, बन ठन के जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस रहता है चाहे जैसा भी हो। उसी तरह यूपीएससी है कि अगर हिंदी मीडियम से हमारे जो एक परिवार है, हिंदी मीडियम जो हमारा क्षेत्र है या मातृभाषा कह लीजिए, अगर उसमें से बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम खुश तो नहीं हो सकते ना। मतलब मनोबल टूट रहा है कि हम इस क्षेत्र में, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने से आ गए। अगर पता है ना कि हमें ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस बनते हैं, तब तो हम ग्रेजुएशन करने के बाद, अगर मुझे पता होता हाई स्कूल करने के बाद आते तो हाई स्कूल बाद, उसी तरह पता है कि हिंदी मीडियम का लड़का भी आईएएस बनता है। ये बात मेरे दिमाग में जब सेट थी तब तो मैं कहीं ना कहीं आज आईएएस की तैयारी करने के लिए निकला घर से। तो अगर हिंदी मीडियम का लड़का अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हमारे जो सीनियर्स नहीं रैंक दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है साहब। और आने वाली पीढ़ियों का तो एकदम ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनोबल टूट जाए। जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदी मीडियम से और हिंदी माध्यम से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं उसकी आशाएं टूट रही हैं। केवल हम आपकी नहीं, सबकी आशाएं, सब परिवार की आशाएं टूट रही हैं। सर इस चीज़ के बारे में क्या इसके लिए एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, यूपीएससी की जो कमेटी है वो भी जिम्मेदार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट तो जिम्मेदार तो है ही, क्योंकि सरकार का मतलब होता है कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम उसको एक सब कुछ अधिकार देते हैं कार्य करने का, कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं और आपको एक जिम्मेदारियां दे रहे हैं और आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की, अपने ऊपर नियम लागू करने का अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारे लिए बेहतर सोचेंगे। हम ये करके आपको वोट, टैक्स और स्वतंत्रता और अपने ऊपर शासन सत्ता चलाने का एक अधिकार देते हैं, जो संवैधानिक रूप से है। अब उसमें अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो हमें वाकई में हमारी बातें सुनेगा नहीं। क्योंकि शादी में कहते हैं ना कि अगर हमारे घर का कोई, जैसे गांव में एक शादी होती है, तो हमारे घर में भैया चाचा अगर कोई शादी में गया है तो आके हमारे घर में बताता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे व्यवस्था थी, ये कार्यक्रम हुआ। उसी तरह अगर हमारे बीच का आदमी अगर आईएएस नहीं रहेगा तो हमें कैसे बताएगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। अभी एक अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत की भलाई के लिए तो नहीं सोच सकता ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इंडिया का ही सोचेगा। पाकिस्तान के इमरान खान जैसे पीएम है तो वहीं के बारे में सोचेंगे ना। भले इंसान के रूप में, भले वो भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, हर जगह तो इंसान है, इंसान अपनी जगह है ना। लेकिन मीडियम उसी तरह क्षेत्र, जैसे भारत के पीएम भारत के बारे में सोचेंगे तो उसी तरह हिंदी मीडियम का आईएएस हिंदी मीडियम के बारे में सोचेगा। हिंदी मीडियम के बारे में कहने का मतलब कि केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, उनके मनोभावना और कहीं न कहीं उनके कार्यशैली को वो जानता है, उससे गुजर रहा है, उससे उठ के गया हुआ है वहाँ पे ना। तो उसमें जो नीति निर्माण करवाएगा वो कहीं ना कहीं अच्छे से करवाएगा। और अगर ये चीज़ जब हिंदी मीडियम वाला जा नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार ही दोषी है, क्योंकि सबकी भागीदारी और सहभागीदारी जब है ही नहीं तो कहीं ना कहीं खेल, तो मैं कहता हूँ कि खेल हो रहा है हमारे साथ। जैसा कि अविनाश भैया ने बताया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपीएससी की जो कमेटी हो, जो कमेटी बिठाई गई है। क्योंकि अगर एक हिंदी माध्यम वाला स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करके, तैयारी करके अगर वो दे रहा है, फिर भी उसका रैंक नहीं आ पा रहा है या नंबर नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई खेल तो चल रहा है। वो चीज़ थोड़ा सा अविनाश भैया अवॉइड कर रहे हैं, उसको थोड़ा खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं। तो अविनाश भैया, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो एक पेपर है उसको इंग्लिश माध्यम की लैंग्वेज में सेट किया जाता है, लेकिन हिंदी माध्यम में जब देवनागरी लिपि में सेट किया जाता है तो उसको गूगल ट्रांसलेट पर छोड़ दिया जाता है। कोई हिंदी का ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है यूपीएससी कमेटी के पास में जो उस पर ध्यान दे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे कि हमारे पीएम साहब, मैं यहाँ पे ये तो देखिए सरासर इसे कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी, एक शब्दों में कहें तो नाइंसाफ़ी है। अब इस बात को हम खुल के नहीं बोल पाएँ, कहीं ना कहीं कुछ बहुत रीज़न्स हैं। और नाइंसाफ़ी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वास्तविकता में जैसे खाना खाते समय आपको हम दाल चावल दें और सब्जी ना दें तो कहीं ना कहीं वो दाल चावल आपको पचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, जो संपूर्ण भोजन होता है। उसी तरह जो इंग्लिश में पेपर सेट हो रहे हैं, जब आप उसके गूगल ट्रांसलेट करके हमको दे रहे हैं तो वास्तविकता में जो शब्द हमारे पास आ रहे हैं ना, वो हमारे आम बोलचाल भाषा और पढ़ाई के दरमियान जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उससे बहुत ज़्यादा देवनागरी लिपि और उसके शब्द आ रहे हैं। दूर दूर तक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। कि जो कोचिंग संस्थान हमें पढ़ा रहा है, जो इंस्टीट्यूट जो हम पढ़ाई के दरमियान पढ़ के आए हैं हिंदी मीडियम से, उसमें कहीं ना कहीं वो शब्द आते ही नहीं हैं। जब हमारे सामने अचानक से वो शब्द नए आते हैं तो पहले तो हम शब्द को सोचते हैं, उसके बाद आंसर देना शुरू करते हैं। तो जब शब्द को सोचेंगे तो समय तो लग जाएगा ना साहब, समय तो लग जाएगा ना। जैसे कि एक शब्द है कि शल्यक प्रहार, अगर हम शल्यक प्रहार आप पे करें तो यहाँ बैठे मुझे लगता है आप स्टूडियो में कि शायद इसका मतलब आप अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो मुझे स्वाभाविक बात है शल्यक प्रहार का मतलब क्या होता है। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि शल्यक प्रहार का एक्चुअल में मतलब क्या हो सकता है? देखिए, शल्यक प्रहार शब्द जोड़ दिया गया। अभी शल्य का मतलब चिकित्सा होता है, प्रहार का मतलब वार करना होता है। यहीं इसकी इंग्लिश होती है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब आप जानते हैं कि बिना कोई हानि हुए हम अपने काम को करके वापस चले आएँ। उसी तरह शल्यक प्रहार का मतलब चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली चीज़ है कि उसके हिंदी के कोई चीर फाड़ करके उसको सही से बॉडी को ट्रीटमेंट करें। अब शल्यक प्रहार का मतलब जो कई शब्दों को नहीं पता है तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, आप बताओ।
अविनाश सर ने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि जिस तरह से गूगल ट्रांसलेट का सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो यही है, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक बच्चा समझ जाएगा, लेकिन अगर संलग्न प्रहार बोलोगे तो हिंदी माध्यम बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कोचिंगों में बुक्सों में वो वर्ड नहीं है ढूंढने से। तो सर मैं एक वर्ड और पूछना चाहूँगा, क्या आंसर राइटिंग में जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग करते हैं हिंदी माध्यम में, क्या सर ज़्यादा टाइम लगता है क्या आंसर राइटिंग करने में कंपेयरिंग टू इंग्लिश माध्यम? जी जी, एकदम स्वाभाविक सी बात है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये आपकी गूगल रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट ये कहती हैं कि हिंदी के वर्ड लिखने में, शब्दों को लिखने में, जो हम 1 मिनट में अगर इंग्लिश में जैसे 30 शब्द 40 शब्द लिख ले रहे हैं, तो उसी 30 शब्द 40 शब्द को लिखने के लिए हिंदी में लिखना हो तो कम से 1.5 मिनट या 1.25 मिनट का वक्त लगता है। तो सोचिए कि हमको तो मिल तो समय उतना ही रहा है ना, 3 घंटे का वक्त, वो चाहे हिंदी मीडियम का लड़का हो रिटर्न लिखने के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम का लड़का हो, वक्त तो उतना ही दोनों को दिया जा रहा है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे लिए लिखना सो एक चैलेंजिंग फेस है, क्योंकि शब्दों को रोक के गैप करके कई चीज़ें जो देवनागरी लिपि में जो यूपीएससी मांग करती है उसका बाई सारी चीज़ें कि सजाना, सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ कि कहाँ कॉमा कहाँ अंतराल, तो बहुत चीज़ें को मांग जो यूपीएससी कर रही है उसको देखते हुए शब्दों में समय लगता है। और इंग्लिश में वही चीज़ लिखने में मैं जो खुद फेस किया हूँ कि जब पहले मैं हिंदी में कोई चीज़ लिखता था, राइटिंग लेटर लिखता था क्लास के दरमियान, जैसे कि सर कहते थे कि जल्दी लिख लो, तो जैसे पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं और वही मैं इंग्लिश में लिखता था, एक ही शब्द लिखा उसका मतलब कई चीज़ें हो गई। तो समय का कहीं ना कहीं महत्व है, और समय अगर हम लिखने में समय गंवा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा, जिससे कि यहाँ तो साहब आधे नंबर से रैंक ऊपर नीचे और सेलेक्ट बाहर हो जाते हैं, वहाँ तो 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं साहब, तो हम तो कितने पीछे हो गए। इस बात से आप तर्क और माध्यम लगा सकते हैं। अविनाश सर ने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों के लिए कि हिंदी में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश सर। अविनाश सर ने क्या बताया कि अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सिलेबस में तो थोड़ा सा पिछड़ा दिखने के लिए मिलेगा, प्लस में आप लोग जो आंसर राइटिंग मिलते हैं, एक आपको को क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्क्रिप्टिव टाइप 250 वर्ड आपको लिखने, एक यूपीएससी का स्टूडेंट इंग्लिश माध्यम वाला उसको 5 मिनट में लिख देगा, लेकिन आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा भेदभाव आप लोगों को लेकर किया जा रहा है मेंस के आंसर राइटिंग से लेके। सर अभी कोई न्यू स्टूडेंट अगर बिगिनर स्टडी तैयारी करना चाहता है तो क्या ऑनलाइन माध्यम बेटर रहेगा या ऑफलाइन माध्यम, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है अभी, क्योंकि कोविड का दौर अभी ख़त्म समाप्ति की तौर पर है। मुझे लगता है कि जैसे अभी कोविड का दौर समाप्ति के तौर पे आपने ज़रूर बोला, लेकिन ऑनलाइन का जो मार्केट या ऑनलाइन का जो तरीका था मुझे लगता है घर घर पहुंच गया है, और जो घर घर पहुंचा है तो ऑनलाइन के लोग मतलब प्रीफर उतना करने में आसानी से मुझे सहजता, जैसे मैं ही मानूँ पहले मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करता था, कोई सामान मंगाने में, वीडियो देखने में, सर क्लास होता था तो मैं ज़्यादा, लेकिन अब मैं ही ऑफलाइन ऑनलाइन देखने के काबिल हो गया हूँ और इंटरेस्ट हो गया, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं लगता कि ऑनलाइन बैठे बैठे कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान और कम पैसे में बहुत ज़्यादा ज्ञान, दोनों यहाँ पे हमें उपलब्ध हो रही है। रह बात ऑफलाइन की, तो देखिए क्लास जैसे किसी से मिलने का एक महत्व तो है, लेकिन आज के समय में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जानकारियाँ होना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा जानकारियाँ के लिए आप हर जगह जा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए संसाधन, समय और पैसा तीनों लगता है। और ऑनलाइन चीज़ों में क्या है कि कम पैसा, कम समय और संसाधन, थोड़े समय में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और टूल्स का प्रयोग तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की ही कर रही है, सरकार भी चाहती है कि इसके तरफ झुकाव हो, तो व्यक्ति अगर इसके साथ अगर खेल के या इसके साथ सीख के आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फील्ड में जो आएगा वर्क करने के लिए वो बहुत अच्छे से करेगा, और ऑनलाइन मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन है ये। सर अभी जो फ़िलहाल में जो क्राइटेरिया देखने के लिए मिला है कि अभी फ़िलहाल में स्टडी मटेरियल को हिंदी माध्यम का जो कोर्स होता है लगभग 1 ईयर में कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश माध्यम का है जो 1 ईयर में कंप्लीट करा देते हैं, हिंदी माध्यम का कम से कम 2 ईयर तक लॉन्ग टर्म चलता है सिलेबस। सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने वही बोला ना कि हिंदी जैसे लिखने के लिए समय ले रहा है, इंग्लिश में लिखने में कम समय ले रहा है, उसी तरह इंग्लिश में पढ़ाने में जो टीचर का योगदान है कोचिंगों के लिए ज़्यादातर, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी चल रहे हैं वो साल भर में आपको कवर कर दे रहे हैं। तो यहाँ और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो 2 साल से 2.5 साल ले रहा है ख़त्म करने में। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपको जो 1 साल जो लड़का है इंग्लिश मीडियम का तैयारी करके और 1 साल ख़त्म कर रहा है, उसके बाद उसके पास 1 साल का वो जो समय मिल रहा है ना, वो 1 साल में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर, सारी चीज़ों को जो जितने टीचरों ने सिखाया, जो किताबों से उसने पढ़ा, उसको एक समग्र रूप से कलेक्ट कर लिया अपने पास। वहीं हिंदी मीडियम का लड़का तब तक तो पढ़ ही रहा है ना जब तक इंग्लिश मीडियम का लड़का कलेक्ट कर चुका, उसको फिर जब अगले साल जब हिंदी मीडियम का लड़का कलेक्ट करना शुरू करेगा तब तक हिंदी मीडियम का लड़का एकदम तैयार होगा एग्जाम देने के लिए, और टेस्ट सीरीज दे रहा, एग्जाम देने के मूड में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
जब ये 2 साल 3 साल में बच्चा एग्ज़ाम देता है, तब तक क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम के घर के उतना प्रेशर नहीं होता है, जो आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और जब से हिंदी मीडियम का लड़का 2-3 साल जब इसमें ही समय जमा देता है, तो चौथे साल जब फ़ोन आता है ना बाबूजी का कि बेटा कब तक, ये जो क्वेश्चन है ना, बेटा कब तक, ये सर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है स्टूडेंट की लाइफ में। और माता जी का रात में फ़ोन आता है ना कि बाबू कब आओगे, घर का छत थोड़ा चू रहा है, कब बनोगे। तो ये जैसे क्वेश्चन आता है ना, वो जो 3 साल का वक्त बीत जाता है, लगता है अब क्या करें। चौथे साल में जो रूम का किराया यहाँ देना होता है ना साहब, दिमाग प्रेशर से भरना शुरू हो जाता है, और एग्ज़ाम हाल में जो चीज़ हमें करनी चाहिए ना वास्तविक तरफ से, वो ना करके हम कहीं ना कहीं बोझ के तले दबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हमारा खिंच चुका होता है। हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के साथ ये गलतियाँ नहीं होती, उनके साथ साल 2 साल तक, और कहीं ना कहीं वो देने के काबिल होते हैं, और पीटी मेंस निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हौसला भी बुलंद हो जाता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ। और जब तक वो पीटी मेंस निकालते हैं तब तक तो हम अपने आप को रिफॉर्म और कंक्लूजन डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये भी एक माध्यम, और ये भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टम में डिफ़ॉल्ट डिफेक्ट कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है ये। सर आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस करना चाहेंगे, आप खुद से पढ़ते हैं या न्यू स्टूडेंट के लिए या न्यूज़पेपर को? एक्चुअली देखिए, एनसीईआरटी अब तक का जो शिक्षा नीति है, जो सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो अब शिक्षा नीति लागू की है पहले के अपेक्षा बहुत पहले, लेकिन बहुत लेट हो गया। हमारे लिए तो लेट हो ही गया, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो हमारे एज में जो जितने हैं उनके लिए तो बहुत लेट हो गया। क्योंकि एनसीईआरटी मूलतः जो हम यूपीएससी में आके अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम का लड़का पहले एनसीईआरटी 6 में ही पढ़ ले रहा है। जो हम वहाँ पे हमें जो शिक्षा नीतियों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हिंदी मीडियम का जो बेल्ट है यूपी बिहार में, बड़ा कम इसको प्रीफेयर करते हैं एनसीईआरटी बुकों को और इसकी लैंग्वेज को। वहाँ तो बस नॉर्मली चलो पढ़ा दिया, ये चीज़ें हो गई। जो ये इंग्लिश मीडियम का लड़का टेस्ट सीरीज, टेस्ट क्वेश्चन पेपर, ये सब लगाना, करना, देखना कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आपके आगे के यूपीएससी के माध्यम से जो लड़का आईआईटी करता है वहाँ भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने पढ़ा और मैं सक्सेस हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग फील आता है। और जब हम आते हैं तो एनसीईआरटी हमें प्रीफर की जाती है, तो जब साल भर तो एनसीईआरटी पढ़ने में लग जाता है साहब। तो कहीं ना कहीं समय का वो जो जा रहा है चक्र ना, मैं माना कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये एनसीईआरटी हमें हाई स्कूल इंटर के दरमियान पढ़ा दी जाए तो हम आके यहाँ क्यों पढ़ें। 6 to 12 ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना। अगर हमें 6 to 12 में एनसीईआरटी अच्छे से, अगर हमारे टीचर जो पिछले हैं, जो नीचे तबके के हैं, जो नीतियाँ लागू हो रही हैं शिक्षा नीति, इस पर क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए। अब तक नहीं है तो अब तक जो आईएएस और जो ब्यूरोक्रेट्स ने तैयार किया वो क्यों ऐसा तैयार किया। हमारे साथ कहीं ना कहीं खेल बहुत बड़ा है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बस ये है कि लोग इसको शायद जो पीछे के पर्दे में चल रहा है ना उसको देख नहीं पा रहे हैं, या जो देख रहा है वो कहीं ना कहीं वो बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी जा रही है। तो अविनाश सर, मैं एक चीज़ आपसे पर्सनली क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर यूपीएससी में आप सफल होते हैं तो आप किस पोस्ट को प्रेफरेंस करना चाहेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, किस में ज़्यादा जाना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, मैं कहूँ तो बचपन में मैं जैसे मैंने क्लास 7 में एक मूवी देखी थी वांटेड, सलमान खान की। तो मुझे ये पता नहीं था कि आईएएस आईपीएस क्या होता है। लोग मुझसे पूछते थे क्या बनोगे, तो मैं कहता था आईपीएस। आईपीएस कैसा होता है, यूपीएससी का यू भी नहीं जानता था उस वक्त। तो मैं ये जानता था कि आईपीएस कोई चीज़ है, दरोगा, आईपीएस मतलब दरोगा वरोगा टाइप का गांव में चलता था। लेकिन जब बड़ा हुआ, इंटर बाद हुआ, जब ग्रेजुएशन करना शुरू हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो मैंने पूछा कि मतलब जैसे इलाहाबाद आने के बाद ये समझ आएगा कि नहीं, आईएएस आईपीएस से एक डिपार्टमेंट है, लेकिन आईएएस सर्वो सर्वा है। तो जब मुझे चुनने को मिला कि मैं चुनूँ, और अगर अंदर से मुझे है कि नहीं मैं अपने समाज, अपने लोगों के लिए करना चाहता हूँ, तो क्यों ना बड़ी चीज़ करूँ। तो वहाँ समझ आया कि नहीं, आईएएस बड़ी चीज़ है, तो मैं प्रेफर आईएएस को ही करूँगा, उसके बाद आईपीएस को करूँ। सर, एक न्यू स्टूडेंट अगर दिल्ली आता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो जाती है कि कितना बजट लेके वो आए और कितने टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो सर, एक एवरेज बजट आप बता सकें कि न्यू स्टूडेंट के लिए कितने मंथली पर बजट पड़ सकता है? देखिए, कम से कम कितना भी आप कर लीजिए, 15,000 तो कम से कम हो ही जाता है। कम से कम, मतलब उससे कम अगर आप ला रहे हैं ना साहब, तो आप पढ़ेंगे नहीं। आप केवल अपने संसाधनों को मैनेज करने में ही जुटे रहेंगे कि किस तरीके से उसको हम मैनेज कर ले जाएं, किस तरीके से उसको हम कवर करें कि और कम से कम पैसा हो, लेकिन जुटेगा नहीं जी। कम से कम हमें 15,000 तो चाहिए ही चाहिए। 15, जैसे कहते हैं ना कि अगर एवरेज देखा जाए तो 15 में बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 12,000 था, लेकिन अब 15 है। और अगर आपको 18 से 20,000 मिला तब जाके कहीं ना कहीं आपका दिल्ली में जो जिस हिसाब से महंगाई
बढ़ रही है कि चाहे तेल के दाम पहले 80 रुपया थे, आज 200 रुपये लीटर हो गए। आटा पहले 20 रुपया था, 40 रुपया हो गया। दाल पहले 30-40 रुपये था, 150 रुपया हो गया। तो हम खाएंगे तो वही ना साहब। तो जब महंगाई दूनी हो गई तो जो पहले बच्चा 12,000 10,000 में काम चलाता था, आज वही तो 18,000 लग रहा है। सर मैं एक और पूछना चाहूँगा क्वेश्चन कि आप अपना रोल मॉडल किस आईएएस ऑफिसर को मानते हैं, जिसको आपको लगता हो कि अगर इन फ्यूचर मेरे को कभी जीवन में मिलने का मौका मिला तो मैं आईएएस ऑफिसर से फेस टू फेस मिलने का मौका चाहूँगा? अभी आप नाम इनका सुने होंगे, बहुत चर्चित है, ओलंपिक में भी जाते हैं जी। थोड़े से पैरा ओलंपिक मान लीजिए, सुहास जी, हलवाई सुहास हलवाई। उनसे व्यक्तिगत मैं जब क्लास 11th में था और इलाहाबाद में उस वक्त वो डीएम हुआ करते थे। आप फेस टू फेस मिल चुके हैं? हाँ, मैं मिला हूँ बिकॉज, लेकिन उतना वो नहीं था, बस ये था कि डीएम है। उनकी शालीनता ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मतलब एक आईएएस हूँ लेकिन मैं लोगों की सेवा के लिए हूँ। पद मुझे मिला है कार्य करने के लिए, ना कि पद पे आसन होके मैं अपने आप को राजा समझूं। जनता की सेवा के लिए मुझे जो फीस या मुझे जो वेतन मिलता है, क्योंकि मेरे जनता के दिए गए कर के माध्यम से तो उनको वेतन मिलता है, तो उसका वो कहीं ना कहीं सदुपयोग और सही से क्रियान्वयन करते हैं। और मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। और एक बार कामयाब होने के बाद मैं कहीं ना कहीं श्रेय भी उनको दूंगा, क्योंकि उनसे मिलने के बाद जैसे कहते हैं ना कि हृदय परिवर्तन, कि हाँ वाकई में आईएएस बनने के बाद जो मैं चाह रहा हूँ, लोग ऐसे भी होते हैं। सुनी सुनाई ये नहीं कि पद आसन करने के बाद बहुत बड़ी चीज़ होगी, नहीं। एक ज़मीनी स्तर के व्यक्ति है और एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों के साथ चलते हैं। सर मैंने कई आईए जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि जीवन में अगर आप प्लान बी रखते हैं तो वो आपके लिए सूटेबल रहता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लान बी तो होना ही चाहिए, तो इसमें कोई निसंदेह मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का जो दौर है, कल का दौर था कि आपके पिताजी कुछ हैं या दादाजी कुछ हैं तो उसके नामों से आपका काम चल जाता था, आप कुछ हो या ना हो। जैसे कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया, जितने संस्थाएं खुली, उसका जो कर आता है ना, जिसे रॉयल्टी कहते हैं, वो आज राहुल गांधी जी को मिल रहा है ना। तो उसी तरह पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि जैसे पेंशन खत्म कर दिया। जैसे अगर कोई नौकरी कर रहा हो, पेंशन खत्म है, तो उसके लिए तो कोई नहीं। तो प्लान बी, जब तक कि नौकरी रिटायरमेंट हो, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए तलाशता रहे कि मुझे उस उम्र में उस जगह का जॉब कौन सा अच्छा हो या कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, इसी को प्लान बी कहते हैं। तो अगर हम यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर पद तो 700 800 900 ही हैं, बच्चे इतने हैं, अगर मान लीजिए कि आप स्वाभाविक रूप से कि अगर होते हैं ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लान बी लेके आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति आप इतना लगा चुके होते हैं, समय इतना लगा चुके होते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। और आप डगमगाए नहीं, इसके लिए आपको प्लान बी लेके ज़रूर चलना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। सर आप अपने जीवन में सफल हों, हम ऐसी कामना करते हैं। आप सफल होने के बाद में एजुकेशन के फील्ड में क्या करना चाहेंगे? कोई ऐसा वर्क एक बता दें हमारे लिए पर्याप्त होगा। मैं जैसे सफल होता हूँ तो एजुकेशन के फील्ड में सबसे पहले तो मैं ट्रांसपेरेंसी ज़रूर लाना चाहूँगा। ट्रांसपेरेंसी इस तरीके की कि हर छोटे से स्तर पे, बहुत बड़े बड़े स्तर पे इवेंट करना, तो जो छोटा तबका है ना, जहाँ से सपने पलते हैं, बड़े बड़े स्तर पे तो सपने अपने आप बन जाते हैं लोगों को देखते सोसाइटी में, लेकिन जो छोटे छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे ना, जहाँ सपने छोटे लोगों में पलते हैं, जहाँ कहते हैं कि वास्तविकता भारत है वहाँ, या वहाँ पे उसकी रीढ़ की हड्डी या भारत का विकास तभी होगा जब एक गांव के ग्रामीण व्यक्ति का विकास हो जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मैं इवेंट कराऊंगा और वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगा, जिससे कि वो आगे आए, प्रतिस्पर्धा हो और हर चीज़ का प्रतिस्पर्धा हो, ताकि आगे बढ़ने के लिए उनको एक मोटिवेशन चीज़ें मिले, उनका सपोर्ट करना चाहेंगे। और एक ऐसा कोर्स हर गांव में कि जैसे प्रधान जहाँ होता है या जो प्रधान का कार्यालय है, वहाँ पे कोर्स मिले कि जो बच्चा ये चीज़ें वरीयता रखता है तो उसको आगे बढ़े और समाज उसको पढ़ाना चाहे। क्योंकि हर घर में उतना पैसे नहीं होते हैं, पर हर घर में प्रतिभा जरूर होती है। तो जिस घर में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारो, लाओ, और वही प्रतिभा एक दिन उस घर, ग्रामीण और क्षेत्र को कह सकते हैं कि खुशहाल बनाने का काम करेगी, नाम करेगा। तो देखिए, ये था अविनाश भैया के साथ में थोड़ा सा डिस्कशन। अविनाश भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने कीमती समय से अपने लिए, हमारे लिए 10 मिनट का टाइम निकाला सर। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम अविनाश भैया से पूछ के थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। जी बताइए। एक चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा कि जो न्यू कमर्स को आ रहे हैं इस वक्त, बिगनर जो आ रहे हैं, कोरोना काफ़ी समय 1.5 साल 2 साल ले गया,
जैसे हमने जब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो हमने सारी अपनी डिपेंडेंसी कोचिंग पे रख दी थी कि नोट्स बनाना, सिलेबस तैयार करना। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, वो गलतियाँ वो ना करें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम कोचिंग को सब कुछ सर्वा समझ लेते हैं। जो गुरु सामने बैठा है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, सब कुछ गुरु नहीं। आज का समय बदल चुका है। आप स्वयं के नोट्स बनाइए, स्वयं की सारी चीज़ों को मूल्यांकन करिए कि गुरु अगर सही पढ़ा रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहा है तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज सिलेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गुरु से पढ़ना वो अलग बात है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, गुरु का रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से मोटिवेट रहिए और अपने तरीके से आप मैनेज करिए। कोचिंग पे डिपेंड मत होइए, आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं और कहीं ना कहीं देखें कि क्या कोचिंग हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कोचिंग नहीं ज़रूरी है तो आप स्वयं घर पे रह के यूट्यूब पे पढ़ाई करिए। मुझे लगता है वो ज़्यादा भी बेटर है, कोचिंग पे डिपेंड ना हो। अविनाश भैया ने बहुत अच्छा बताया आप लोगों के लिए कि नोट्स आप लोगों का इतना ज़्यादा रोल अदा करते हैं इस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आप लोग अपने नोट्स से एक सब्जेक्ट का 2 दिन में भी रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी मार्केट से बुक खरीद के लाते हो तो काफ़ी टाइम आप लोगों को लग जाता है। क्यों भैया? हाँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में जो नोट्स आते हैं लगभग सेम वही होते हैं जी, जैसे आप कह सकते हैं। लेकिन जो आपका नोट्स बनाया हुआ है, आपको पता है कि मैंने कौन सा शब्द कहाँ लिखा है, झांसी की रानी कब रानी थी, किस सन में थी, ये आपको पता है, किस पन्ने पे लिखा है, और उसको रिलेट आप कहाँ कर रहे हो ये भी आपको पता है। पर बुक में वो अपने अनुसार लिख रहा है, ज़रूरी है हम समय के अनुसार, जैसे हमें एग्ज़ाम 2 साल बाद देना है तो उस 2 साल बाद के करंट को हम तैयार करेंगे। लेकिन जो बुक में करंट तैयार है वो तो शायद 2 साल पहले का करंट लिखा हो, और उसकी भाषा पकड़ने में समय लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी माँ के साथ हर कोई बहुत सहजता से मिल जाता है, समझ ले जाता है, और वहीं दूसरे की माता जी हो तो बड़ा प्रेम से आंटी ही कह पाता है। ये कहीं ना कहीं विभेद है। तो अपने हाथ की बनाई हुई नोट्स, उसमें जो फील आता है ना साहब, जो गहराई भाव छुपा होता है, वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है और वो आपको ऊपर ले जाता है। अविनाश भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई आप लोगों के लिए कि देखिएगा, जिस तरह से अपनी माँ होती है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो दूर से आपका एक्सप्रेशन समझ जाएगी कि प्रॉब्लम है उसमें। इसी तरह से आपके नोट्स आपके बूस्टअप का काम करते हैं। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है 2 दिन में तो आप अपने नोट्स से कर सकते हैं। तो ये था आपको थोड़ा अविनाश भैया से आज का डिस्कशन। और देखिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अविनाश भैया का अगेन थैंक यू सो मच।